हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आपको पता है हम लोग आपके लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ से रिलेटेड एकदम फ्री सीरीज लेकर आए हैं। और ये आपका पेड कंटेंट लेवल सीरीज है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आपने इस सीरीज को पढ़ा है तो आपको हमारा या किसी और का कोई ऐसा कोर्स परचेज करना है जिसमें कि ये वीडियोस आपको कंप्लीट मिले। यहाँ पर जितना मैं पढ़ाऊंगी, बिलीव मी, उतना ही आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ाऊंगी जितना अभी तक एग्जाम में आया है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी की अप्रोच रहती है कि वो थोड़ी सी अपनी डिफिकल्टी लेवल हर साल बढ़ाता हुआ चलता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे नए चैप्टर के साथ में, दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? तो आप देखेंगे कलेक्टिवली मिलकर हम बार्गेन कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज, यहाँ पर एम्प्लॉयर्स भी हो सकते हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो सकते हैं। एम्प्लॉयज यहाँ पर अपनी ट्रेड यूनियन को भेजेंगे और नेगोशिएट करते हैं या फिर यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका आता है या रिकंसिलिएशन करने की जरूरत होती है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है? कॉर्नर स्टोन हो जाता है मॉडर्न इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। अब ये एक तरीके का डायनामिक प्रोसेस है, ये यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कॉन्स्टेंटली इसी को फॉलो करते हुए चलोगे। ये आपका चेंज होता रहता है, जैसे जैसे समय बदलेगा चीजें बदलेंगी, डिमांड्स बदलेंगी, ये भी आपका बदलता हुआ चलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी डिटरमिन की जाती हैं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। जबकि पावर डायनेमिक्स और गवर्नेंस जो है विद इन द वर्क प्लेस, वो भी शेप होगा। अब पावर डायनेमिक्स क्या होता है? आप बहुत बार क्या देखोगे, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन है जो सुपीरियर पोस्ट पर है। ठीक है, यहाँ पर सीनियर पोस्ट बोल दूंगी, सुपीरियर नहीं बोलूंगी, सीनियर पोस्ट पर है। लेकिन उनकी बात उतनी नहीं सुनी जाती है जितनी उनसे नीचे कोई काम कर रहा है उनकी बात सुनी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो पावर डायनामिक्स है वो आपके हर बार पोस्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं, काफी बार चेंज भी हो रहे होते हैं। और गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, रूल्स रेगुलेशंस भी चेंज होते हुए चलते हैं किसी भी वर्क प्लेस में। तो जो टर्म है वो फर्स्ट कॉइन की गई थी बाय इकोनॉमिक थियरिस्ट बियाट्रिक्स वेब इन 1891। ओके, तो ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग टर्म है ये किसने यहाँ पर लेकर आया था? इनको लेकर आए थे बैट्रिक वेब। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पर इनको ऐसे याद कर सकते हो, बीट राइस वेब, है ना। चलो, डेफिनेशन, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो अगर हम कलेक्टिव बार्गेनिंग को यहाँ डिफाइन करें तो ये एक मल्टी लेयर्ड पर्सपेक्टिव आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बोलती है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एक वॉलेंट्री प्रोसेस है। वॉलेंट्री प्रोसेस किस चीज का है? जिसमें हम डिस्कस या नेगोशिएट कर रहे हैं हमारे रिलेशंस एम्प्लॉयर्स एंड ट्रेड यूनियन से रिलेटेड। एम्प्लॉयर्स एंड ट्रेड यूनियंस के बीच में बेसिकली हम यहाँ पर अपनी एक रिलेशन मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि अब ये जो चीजें हैं ये किस किस चीज पर यहाँ पर बात होती है। तो यहाँ पर आपकी पे के ऊपर, वर्किंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए ताकि हम एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट में पहुंच पाए। तो एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट इसे कंसीडर किया जाएगा। आगे समझ में इतना? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन जुडिशियल व्यू में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम एक अमिकेबल वे में सेटलमेंट कर रहे हैं एग्रीमेंट्स के थ्रू। और यहाँ पर हम कन्फ्रंटेशन की जगह म्यूचुअल रेजोल्यूशन पर जा रहे हैं। आपस में यहाँ पर अच्छे से बात करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, चीजों को फॉलो कर रहे हैं और एक ही बहुत ही ब्यूटीफुल मैनर में हम अपना काम करते हुए जाएंगे। आगे समझ में? अब आ जाओ कोर डेफिनेशन क्या है। तो कोर डेफिनेशन में आप देखोगे कि एक फॉर्मल बाईपार्टाइट प्रोसेस है जहां पर कलेक्टिव पावर्स जो है वर्कर्स की, वो हम यूज कर कर नेगोशिएट करेंगे लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में किसी एम्प्लॉयर के साथ और काउंटरएक्ट करेंगे इंडिविजुअल वर्कर के डिसएडवांटेज। क्या कर रहे हैं हम? एक फॉर्मल बाईपार्टाइट प्रोसेस है, दो यहाँ पर आपकी पार्टीज इन्वॉल्व हैं जहां पर कलेक्टिव पावर जो है वर्कर की वो यूज जा रही है। क्यों यूज की जा रही है? ताकि हम लीगली चीजों को नेगोशिएट कर पाए। और यहाँ पर अब लीगली ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको फॉलो ही करना है, नहीं करोगे तो आपके ऊपर कुछ भी यहाँ पर लीगल चीजें ले ली जाएंगी, लीगल एक्शन ले लिया जाएगा। तो बेसिकली आप देखेंगे कि हम काउंटरएक्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल वर्कर की डिसएडवांटेज पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं
नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग की, तो ये बेस्ट अंडरस्टूड है कि भाई इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले तो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज के लिए आप बोलेंगे कि ट्रेड यूनियंस आ रही हैं, ऑफ कोर्स, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैनेजमेंट और यूनियन यहाँ पर डायलॉग में एंगेज हो रहे हैं, आपस में बात कर कर एक अच्छे से दोनों यहाँ पर कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारी बात को मान लिया जाए और अकॉर्डिंगली चीजों को फॉलो किया जाए। अब एक एग्जांपल देती हूँ आपको, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, तो गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने यहाँ पर अपने दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव्स को बिठाया था, एम्प्लॉयर्स के भी और एम्प्लॉइज के भी, और क्या बोला उनको कि आपस में बात कर लो यहाँ पर। और जो वो प्लेग बोनस था, अब उसकी जगह पर हम लोग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो गांधी जी ने बोला कि अब आप एक काम करो, आप लोग आपस में मिलकर यहाँ पर एक नया परसेंटेज ले लो बोनस का। अब इसमें भी प्रॉब्लम क्या थी, इसमें भी प्रॉब्लम ये थी कि जो मील के वर्कर्स थे, ठीक है, वो चाहते थे कि 50% तो एटलीस्ट उन्हें मिले बोनस, और यहाँ पर हमारे पास में जो एम्प्लॉयर्स थे, जो मील के मालिक थे, वो लोग चाहते थे कि केवल 20% में काम बन जाए। और गांधी जी ने दोनों को ही देखकर यहाँ पर सारी चीजों को अच्छे से पूरा सर्वे वगैरह बिठाया था और डिसाइड किया कि 35% इज द प्रॉपर परसेंटेज जो यहाँ पर होनी चाहिए। और जब तक यहाँ पर मिल वर्कर्स मान नहीं गए, तब तक गांधी जी भी अपनी बात पर अडिग रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जॉइंट रूल मेकिंग प्रोसेस बन गया है, एक फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस है यहाँ पर, या बोल सकते हैं रूल ऑफ लॉ है विद इन द वर्क प्लेस। रूल ऑफ लॉ क्या होता है ये पता है आपको, इंडियन पॉलिटी में भी काम आएगा। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि यहाँ पर चाहे आप बोलो नरेंद्र मोदी, आप बोलो मुकेश अंबानी, आप बोलो यहाँ पर वेदिका मैम, या फिर आप अपनी बात करो, या फिर यहाँ पर आप लेबर की बात करो जो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं, ठीक है, सब लोग लॉ के लिए इक्वल रहेंगे। रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर लॉ की बात मानी जाएगी। यहाँ पर आप कितना कमाते हो, क्या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या आपकी पॉलिटिकल पोजीशन है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सेम चीज हम वर्क प्लेस में भी कर रहे हैं कि यहाँ पर हम रूल ऑफ लॉ लेकर चलेंगे, ना कि ये देखेंगे कि अच्छा सीईओ है तो सीईओ के बेस्ट इंटरेस्ट में काम हो, चाहे फिर वर्कर्स यहाँ पर कितने ही एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ये चीज हमें नहीं करनी। तो एक कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट है जिसमें एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हमारा आउटलाइन हो रहा है, एंड यहाँ पर हम सब्सटेंटिव रूल्स देखेंगे कि भाई वेजेस कितनी होनी चाहिए, कितने घंटे काम करवाना है, और प्रोसीजरल रूल्स क्या है कि जैसे कि यहाँ पर ग्रीवांस हैंडल किस तरह से किया जाएगा। नेक्स्ट आता है, एक टूल है ये इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के लिए। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में अब यहाँ पर आपको पता है डेमोक्रेसी ऐसा तो है नहीं कि केवल और केवल अगर हम नेशन के फॉर्म में ले तो उसी में चलेगी। अब अगर हम घर की बात करें, आप घर पर रहते हो राइट, तो घर पर अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है, कोई मेजर डिसीजन लिया जा रहा है, तो उसमें घर के सभी मेंबर्स की बात मानी जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो घर के हेड है, या तो फादर या तो मदर या दोनों, सिर्फ इन्हीं की बात मानी जाएगी। बहुत सारे पॉइंट्स में वो हमारी भी एडवाइस लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, आप ये देखेंगे कि एक इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी भी वर्क करती है जिसमें वर्कर्स को एक कलेक्टिव वॉइस दी गई है वर्क प्लेस गवर्नेंस के लिए, ताकि उनकी डिग्निटी एनहांस हो पाए। और हम यहाँ पर केवल उनको मियर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ना रखें, रेदर उनको एक्टिव पार्टनर्स बनाए। मतलब देखो, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पता है, एचआर डिपार्टमेंट जिसे बोलते हैं, अब ये क्या है कि यहाँ पर किसी को हायर किया जा रहा है, तो वो इनके लिए, कंपनी के लिए एक रिसोर्स है। रिसोर्सेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पैसा, ये सब है ना। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स के लिए अलग से हमने यहाँ पर एक डिपार्टमेंट बनाया, क्यों, क्योंकि इंसान है और इंसानों के साथ में बहुत सारे इमोशंस भी अटैच्ड होते हैं, चीजें अटैच्ड होती हैं। तो यहाँ हम केवल और केवल अपनी इंडस्ट्री में इनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं लेकर चल रहे हैं, हम इनको यहाँ पर इसके साथ में एक्टिव पार्टनर्स भी मानकर चल रहे हैं। अब एक डायनेमिक डायलॉग आपको देखने के लिए मिलेगा, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा, जो कि नेगोशिएशन, म्यूचुअल गिव एंड टेक, कॉपरेशन, और यहाँ पर किस तरीके से वर्क प्लेस इश्यूज को रिजॉल्व करना है उस पर काम करता है। तो यहाँ आप क्या देखेंगे कि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बिल्ड हो रहा है कि किस तरीके से हमें नेगोशिएशंस करवाने हैं, किस तरीके से यहाँ पर गिव एंड टेक की रिलेशनशिप होगी। गिव एंड टेक की रिलेशनशिप क्या होती है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है।
अब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको लाइक ही करना है वीडियो को या फिर सब्सक्राइब ही करना है, बट जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल। सो आई एम प्रोवाइडिंग यू ऑल दोज वीडियोस फॉर फ्री, राइट? यूट्यूब है, आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ तो चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है जिस डेट में मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो व्हाट आई एम गेटिंग थ्रू दिस? नथिंग आई एम गेटिंग, राइट? इन टर्म्स ऑफ अगर आप यहाँ पर इसे लाइक कर देते हो या चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो, तो कहीं ना कहीं वीडियो जो है वो ज्यादा लोगों के पास जाएगी, वो जो इस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब की एल्गो ऐसे ही वर्क करती है। अब इससे क्या होगा? इससे जब मैंने आपकी हेल्प की पढ़ाने में, आपने मेरी हेल्प की मेरी वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में, तो ये हमारे बीच में गिव एंड टेक का एक रिलेशनशिप बन गया। सिमिलरली जब ऑर्गेनाइजेशन में लेबर अपना दिन रात लगाकर काम कर कर ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को चीजें दे रही है, तो यहाँ पर केवल वेजेस तो अनलिमिटेड नहीं दी जाएंगी। और ऐसा तो है नहीं कि जितना हक होता है, जितना हक मिलना चाहिए लेबर को सच में उतना हक मिलता है। हम भी जानते हैं कि जो फिजिकल वर्क है उसकी इम्पोर्टेंस कम दी जाती है और मेंटल को ज्यादा दी जाती है, राइट? किसी हद तक ये बात सही भी है, लेकिन कहीं ना कहीं फिजिकल वर्क में ज्यादा मेहनत, ज्यादा आपको कह सकते हैं कि स्ट्रगल होता है। तो इसी वजह से जब आप इनसे इतनी फिजिकल लेबर ले रहे हो तो इन्हें कुछ दोगे भी तो कुछ बोनसेस दे सकते हो, डियरनेस अलाउंसेस दे सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें इन्हें दोगे, राइट? तो ये एक म्यूचुअल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। कॉर्पोरेशन की बात हो रही है कि कॉर्पोरेट करो, क्यों? क्योंकि अगर कंपनी बंद हो गई तो ओनर का डेफिनेटली नुकसान है, लेकिन आपकी भी तो जॉब जाएगी। अब आपको जॉब आगे मिले ना मिले, वैसी जॉब, अच्छी कंडीशंस की जॉब मिले, आपकी उतनी वॉइस हो, वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें कोशिश करनी है कि अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वर्क प्लेस इश्यूज को रिजॉल्व करें। नेक्स्ट आ जाते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग की। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग काफी क्रूशियल है अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए, क्योंकि ये स्टेबिलिटी और फेयरनेस में कंट्रीब्यूशन दे रही है। तो अगर बात करूं वर्कर्स की, तो वर्कर्स के बीच में एक बैलेंस हो रहा है पावर का। तो एक काउंटर वेलिंग पावर आपकी क्रिएट हो रही है। वर्कर्स यहाँ पर नेगोशिएट कर पा रहे हैं ज्यादा बेटर टर्म्स में। एक मोर इक्वल फूटिंग यहाँ पर उनकी फेयर टर्म्स के लिए है। अगर एक इंडिविजुअल वर्कर अपने ओनर के पीछे पीछे भागे, ओनर क्या करेगा? आएगा, रास्ते से निकल जाएगा, हो सकता है बात भी ना करे, हो सकता है बात सुनकर इग्नोर कर दे, भूल जाए, ठीक है, और कार में बैठकर चला जाए। मगर अगर एक ट्रेड यूनियन यहाँ पर आकर बात करेगी तो कहीं ना कहीं ओनर या एम्प्लॉयर या मैनेजर के ऊपर, और बेटर से सुपरवाइजर, किसी के ऊपर भी एक प्रेशर बनेगा कि ओके यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज ये इशू बड़ा हो सकता है। तो बैलेंस हो रही है पावर्स। दूसरा, कंडीशंस इंप्रूव हो जाती हैं, आपको बेटर इकोनॉमिक आउटकम्स मिलते हैं। जैसे मैंने गांधी जी का एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर आपको 35% तक का बोनस मिल गया, तो हायर वेजेस मिल जा रहे हैं। डॉक्यूमेंटेड पास से 10% वेज प्रीमियम आपको सभी नेशंस में मिल जाता है। इसके अलावा बेटर वर्किंग कंडीशंस मिल रही हैं। आपकी सॉलिडेरिटी जो है वो स्ट्रेंथन हो रही है। यूनिटी हमारे जो वर्कर्स है उनके बीच में फॉस्टर हो रही है। एंड आप देखेंगे कि जो पोजीशन है उनके ट्रेड यूनियन की, वो भी यहाँ पर एक बार्गेनिंग एजेंट की तरह काम कर रही है। नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। तो यहाँ पर एक वॉइस मिल रही है हमारे वर्कर्स को और फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही हैं। अगर बात करूं अब मैं एम्प्लॉयर्स की, तो एम्प्लॉयर्स के लिए स्टेबिलिटी आ गई। अब हर दूसरे दिन ऐसा नहीं है कि स्ट्राइक्स हो रही हैं, है ना? प्रेडिक्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ जा रही है, लेबर रिलेशंस यहाँ पर अच्छे हो रहे हैं। कॉस्टली टर्नओवर्स नहीं हो रहे। टर्नओवर्स मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि भाई लेबर ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जा रही है या एम्प्लॉयज जा रहे हैं। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाते हैं। तो अब यहाँ पर मेरी बात सुनी जा रही है, मुझे एक्टिव पार्टनर बनाया गया है, मैं मेयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं हूँ। मुझे लग रहा है अच्छा ये कंपनी मेरी भी है, राइट? तो मैं इसके लिए ज्यादा अच्छे से काम करूंगी, थोड़ा मोटिवेटेड रहूंगी। मैं चाहूंगी कि भाई यहाँ पर इस कंपनी को भी प्रॉफिट्स हो। तो एक स्टेबल मोटिवेटेड वर्कफोर्स यहाँ पर बन रही है जो हायर प्रोडक्टिविटी लेकर आएगी। तो सीबीए जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग आपके लिए क्या कर रही है? प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग को भी फॉर्मलाइज कर रही है, जहां पर वेजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो गेन्स भी एफिशिएंटली यहाँ पर मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी के एम्प्लॉयर ने मेरी अगर सैलरी बढ़ा दी तो मुझे उस बात की कोई इज्जत नहीं है, मैं काम वैसा ही पुराना जैसा कर रही हूँ।
आपने देखा होगा जिन लोगों का अप्रेजल अच्छा होता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में और लॉन्ग टर्म तक टिकते हैं और बेहतर काम करते हैं। अगर अप्रेजल अच्छा नहीं होता तो वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, फिर वो क्या बोलते हैं कि जितना काम बोला जाएगा हम उतना ही करेंगे। अगर आपने किसी भी कॉर्पोरेट में काम किया होगा तो आपको पता होगा कि लोगों का इसी तरीके के दो रवैये रहते हैं। तो ये चीजें ना ऑर्गेनाइजेशंस भूल जाती हैं, पता सबको है लेकिन सब भूल जाते हैं। बट ये हमें याद रखना है कि अगर आप वेजेस इंक्रीज कर रहे हो तो एफिशिएंसी गेन्स भी इंक्रीज होते हैं, पब्लिक इमेज आपकी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर अब जैसे हमने देखा है टाटा के टर्म्स में, है ना, तो हमने देखा है कि सब लोग बोलेंगे ये ना काम करवाने के लिए आपके लिए एक सरकारी कंपनी है, तो क्या वो लोग काम नहीं करवाते अपने लोगों से? डेफिनेटली करवाते हैं, लेकिन उनकी राइट्स, उनका यहाँ पर वेलफेयर का भी ध्यान रख रहे हैं। तो एक बिलीफ है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का, और पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो पा रहा है। वर्कर पर्सपेक्टिव की बात करें तो एक चैनल मिल रहा है कि एम्प्लॉइज के कंसर्न्स को हम ब्रेकली समझें, ठीक है। फॉर इंडस्ट्री एंड द नेशन, तो इंडस्ट्रियल पीस यहाँ पर आ रहा है, ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म देखने के लिए मिल रही है, डिस्प्यूट प्रिवेंशन हो रहा है। देखो मान लो एक कंपनी है जहाँ पर एक इंडस्ट्री है जिसमें बहुत भयंकर तरीके से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेबर की स्ट्राइक्स हो रही है, और एट द एंड वहां के एम्प्लॉयर ने डिसाइड किया कि चलो भाई मैं घुटने टेक रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपनी हार मानता हूँ, जैसा मेरे एम्प्लॉयज बोल रहे हैं वैसा कर देता हूँ। तो फिर यहाँ पर बाकी जो कंपनीज हैं वो लोग भी तो यही चीज फॉलो करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, देश की इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट आएगा, साथ में इंडस्ट्रियल पीस अफेक्ट होगा। तो इसीलिए हमें एक अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट करना है, और उसको क्रिएट करने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग एक बहुत अच्छा मेथड है। मॉडर्नाइजेशन, तो यहाँ पर हम नेगोशिएटेड इंट्रोडक्शन कर रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी का और रिस्ट्रक्चरिंग का। इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है तो हम यहाँ पर नेशनल प्रोडक्टिविटी लाने की कोशिश करेंगे, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम लाने की कोशिश करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। तो इंडिया के ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें तो वेजेस प्रीडोमिनेंटली डिसाइड कैसे हो रही हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू। नेक्स्ट आ जाते हैं असेंशियल प्रीरिक्विजिट्स फॉर इफेक्टिव बार्गेनिंग। अगर आपको बार्गेनिंग एक इफेक्टिव मैनर में करनी है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं? तो सबसे पहले तो इफ वी वांट दैट कलेक्टिव बार्गेनिंग हमारी सक्सेसफुल हो, वी हैव टू फॉलो सेवरल फाउंडेशनल कंडीशंस। तो व्हाट आर दीज? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हम किसको दे रहे हैं? एक बैडरॉक प्रिंसिपल है जो कि वर्कर्स को अलाउ कर रहा है कि भाई वर्कर यू हैव टू फॉर्म एंड ज्वाइन यूनियंस बिना किसी इंटरफेरेंस के। तो इंडिया जो है इसने यहाँ पर इम्पोर्टेंट आईएलओ की कन्वेंशन है 87 और 98 जो कि गारंटी कर रही है कि हम यहाँ पर वर्कर्स के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे कि किस तरह से उन्हें ट्रेड यूनियंस बनानी है। ऐसा तो नहीं है ना कि मिनी मैनेजमेंट हो रहा है इन चीजों का, तो उसी की बात यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि डेमोक्रेटिक यूनियंस हैं। तो यूनियन यहाँ पर कितनी इफेक्टिव है इसके लिए हमें ये देखना होगा कि उस यूनियन में यहाँ कितना बेसिकली रिलाय किया जा रहा है मेंबरशिप, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन यहाँ पर होगा जिसकी बात मानी जाएगी और किसी की वॉइस इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या देखने के लिए मिलेगा आपको? आपको देखने के लिए मिलेगा रेदर जस्ट ऑपोजिट, कि यहाँ पर मेंबर्स भी अच्छे तरीके से इलेक्ट हो रहे हैं और सबकी बात को वेटेज दिया जा रहा है, सबकी बात सुनी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फेवरेबल और लीगल पॉलिटिकल क्लाइमेट। तो एक सपोर्टिव लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसमें कि हमारे पास में इंडस्ट्रियल ट्रूथ रेजोल्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा, और ट्राइपार्टाइट बॉडीज जो हैं वो भी एसेंशियल हैं। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि भाई एक ऐसा लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनेगा जिसमें कि हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ट्राइपार्टाइट बॉडीज हो। कौन कौन होंगे ट्राइपार्टाइट में? तीन पार्टीज, एम्प्लॉयर, वर्कर और गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड गुड फेथ। तो यहाँ पर हमारा एटीट्यूडनल फ्रेमवर्क देखा जाएगा। तो दोनों ही पार्टीज नेगोशिएशंस की तरफ अप्रोच करेंगी लेकिन एक फ्लेक्सिबल प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट रखेंगी।
एक ओपन माइंड यहाँ पर रखेंगे और विलिंगनेस रखेंगे कि हाँ हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए यहाँ पर दो तरह की चीजें जरूरी हैं। वो क्या है कि एक रिश्ता अगर चलेगा तो वो कैसे चलेगा, जब लोग थोड़ा एडजस्ट करेंगे, आपस में कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे, ठीक है। तो सिमिलर चीज यहाँ पर भी देखी जा रही है कि म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, गुड फेथ में काम करना। ये नहीं कि कंपनी को डुबाना है, भाड़ में जाए कंपनी और इसका ओनर, हम तो यहाँ पर अपनी बात मनवा कर रहेंगे, नहीं मानेंगे इन्हें परेशान करेंगे, ऐसा नहीं। हमें पता है हमारी ग्रोथ इनसे होगी, इनकी ग्रोथ हमसे होगी, म्यूचुअली काम करेंगे, दोनों ग्रो करेंगे। तो उस तरीके से, उस माइंडसेट से काम करेंगे। क्रिटिकल रोल क्या है यूनियन रिकॉग्निशन का इंडिया में? तो फॉर्मल रिकॉग्निशन जो हो रही है एक यूनियन की बाय द एम्प्लॉयर, वो यहाँ पर क्रिटिकल प्रीरिक्विजिट है कि किस तरीके से यहाँ पर यूनियन को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी यूनियन को ही रिकॉग्नाइज नहीं करेगी तो उनकी बात क्यों सुनेगी, राइट। चलो अब आ जाते हैं अब हम अपने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड फ्रेमवर्क में। तो 2020 से पहले यहाँ पर लीगल स्टेटस जो था वो वॉलेंट्री था। हम कोड ऑफ डिसिप्लिन पर यहाँ पर रिलाय कर रहे थे, जो कि एनफोर्सेबल लीगली नहीं था, ठीक है। तो इसको एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट बोला जा रहा था। लेकिन अगर हम बात करें कलेक्टिव बार्गेनिंग की, तो एम्प्लॉयर्स को यहाँ पर लीगली रिक्वायर्ड था कि भाई एक बार्गेनिंग एजेंट को वो लेकर आए, और ये मैंडेटरी बन गया। बार्गेनिंग एजेंट की बात करें तो ये एक कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का, जो कि मॉरली तो चल रहा था लेकिन लीगली बाइंडिंग नहीं था। अब यहाँ पर एक सोल नेगोशिएटिंग यूनियन है और एक सोल नेगोशिएटिंग काउंसिल है। इन दोनों के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में समझा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें रिकॉग्निशन एंड थ्रेशोल्ड की, तो कोर्ट सजेस्ट करता है कि 15% मेंबरशिप यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट लेवल रिकॉग्निशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई ट्रेड यूनियन ऐसी है जो कि आपके पास में 51% उन मेंबर्स को रखती है जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तो उसे हम सोल नेगोशिएटिंग यूनियन बोलते हैं। और ऐसा अगर नहीं है तो मेजर यूनियंस में देखेंगे कि जिनके पास 20% का यहाँ पर सपोर्ट है, वो एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बना लेते हैं। तो एक स्टैट्यूटरी शिफ्ट देखने के लिए मिला। स्टैट्यूटरी शिफ्ट मतलब पहले जो चीज लीगल नहीं थी अब वो लीगल हो गई है, जो पहले एनफोर्सेबल नहीं थी। जो यहाँ पर बोल दिया गया कि अगर आप चाहो तो ये काम भी कर सकते हो, टाइप से यू हैव टू डू दिस, पर आप आ गए हो वॉलेंट्री से मैंडेटरी की तरफ आ गए हो, राइट। तो यहाँ पर हाई 51% का थ्रेशोल्ड देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन हमारे लिए बन गया है कि भाई ट्रेड यूनियन में 51% मेंबर्स तो होने ही चाहिए। ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। क्यों है? क्योंकि माइट भी ऐसा होता है ना, हमने देखा होगा जैसे बैंक यूनियंस होते हैं, एग्जांपल देती हूँ, तो उनमें आप देखोगे कि ज्यादातर ना रिटायर्ड लोग होंगे, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर किसी हायर पोस्ट पर होते हैं, तो वो चीज नहीं मिल रही। नेक्स्ट आ जाते हैं एप्लीकेबिलिटी गैप और क्या क्या हिंड्रेंसेस हमें इंडियन कंटेक्स्ट में देखने के लिए मिल रहे हैं, कैसे हम यहाँ पर इसको एप्लीकेबल नहीं कर पा रहे, अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो जो प्रिंसिपल है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, वो वेस्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियन वर्कर्स के लिए अवेलेबल ही नहीं है। 86% जो वर्क फोर्स है वो अनऑर्गेनाइज या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में है। तो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ देखने के लिए नहीं मिल रही। अच्छा, मैं एक चीज बताऊं, फॉर्मल सेक्टर में भी, ठीक है, अगर आप फॉर्मल सेक्टर की भी बात करोगे, अब आप देख रहे हो इतने ले ऑफ्स कर देती हैं कंपनीज और फिर सस्ती लेबर ले आती हैं सेम पोजीशंस पर। जैसे ही किसी का यहाँ पर मान लो अब टाइम आ गया कि अपनी अपनी लेबर को आपको सैलरीज बढ़ानी है, वो क्या करते हैं एक थ्रेशोल्ड के बाद में सबको निकाल देते हैं जॉब से, विच इज वेरी रॉन्ग, राइट। लेकिन क्या यहाँ पर आपने देखा है कि बहुत ज्यादा ट्रेड यूनियंस यहाँ पर एक्टिव हैं? बैंकिंग यूनियंस में तो हमें देखने के लिए फिर भी मिल जाती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज में मिल जाएंगी, बट मेजरली तो अब ट्रेड यूनियंस का कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, राइट। थोड़ा बहुत फार्मर्स में देखने के लिए मिल जाता है, बट फार्मर्स में भी अगर हम देख रहे हैं तो हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट उन्हें सप्रेस कर रही है। तो इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहे हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन जो है, इन्होंने यहाँ पर अडेप्ट किया है कॉन्सेप्ट टू बार्गेन विद म्युनिसिपल अथॉरिटीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। तो जो प्रिंसिपल्स है यहाँ पर कलेक्टिव वॉइस के टू द इनफॉर्मल इकोनॉमी, वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ये बोल रहे हैं कि भाई पहले इनफॉर्मल सेक्टर में बिल्कुल नहीं था,
अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है, जैसे कि सेवा के कॉन्सेप्ट में हमने देखा है। मेजर हिंड्रेंसेस क्या है? सबसे पहले तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस। तो जो प्रेजेंस है यहाँ पर बहुत सारे स्मॉल और कॉम्पिटिटिंग यूनियंस के, जो आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं किसी भी सिंगल स्टैब्लिशमेंट फ्रेगमेंट्स में, तो ये वर्कर पावर को भी डिवाइड कर देते हैं और इंटर यूनियन राइवलरी हमें देखने के लिए मिल रही है। आपस में झगड़े जा रहे हैं। बने क्यों थे? कि यहाँ पर एम्प्लॉयर के सामने अपनी बात रख पाए, उतनी पावर मिले। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये लोग आपस में ही लड़े जा रहे हैं। तो मैनेजमेंट को एक एडवांटेज मिल गई। एक्सटर्नल लीडरशिप, तो यहाँ आप देखेंगे जो ट्रेड यूनियन एक्ट है वो अलाउ करता है कि जो आउटसाइडर्स है, बाहर के लोग, अब हो सकता है कोई एफिलेटेड है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में, तो वो ऑफिस बेयरर्स बन जाए। और मेजरली हम देखते भी हैं कि आजकल जो ट्रेड यूनियंस होती हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पावर से ज्यादा एफिलेटेड होती हैं। अब उनसे एफिलेटेड का मतलब क्या है? कि हम डिवाइड भी कर लेते हैं बहुत बार, तो बहुत आसानी से क्या डिवाइड कर लेते हैं हम? कि अच्छा, ये वाली कंपनी वो है यूनियन, तो ये तो बीजेपी की है, ये वाली तो कांग्रेस की है, विच इज अगेन नॉट वेरी गुड थिंग। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि डिस्कनेक्ट हो गया वर्क प्लेस रियलिटी से और एम्प्लॉयर के रिलेक्टेंस से कि वो पॉलिटिकल फिगर्स के साथ में नेगोशिएशन करें। ठीक है, रेदर ये तो फ्रेंड्स ही बन जाते हैं एक टाइम पर। लैक ऑफ लेजिस्लेशन ऑन यूनियन रिकॉग्निशन, तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें, जो एब्सेंस थी कि भाई मैंडेटरी रिकॉग्निशन नहीं किया जा रहा था, एक मेजर इम्पेडिमेंट की तरह काम कर रही थी कि भाई एम्प्लॉयर्स रिफ्यूज कर दे रहे हैं कि हमें बार्गेनिंग करनी नहीं है, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करो वरना काम मत करो। अब एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। ज्यादातर स्ट्राइक्स में क्या होता है, चलो काम पर नहीं गए लोग, लेकिन ये जो लेबर्स स्ट्राइक कर रही हैं, क्या ये बहुत अमीर है? नहीं। ये क्या करती हैं? आज पैसा कमाया, आज का खाना ले आए, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, इससे ज्यादा तो नहीं हो पाता इनका, 2 महीने, 6 महीने मान लो, राइट। एक दिन तो ऐसा आता है ना कि बिल्कुल पैसा नहीं बचा घर में, काम पर जाना ही पड़ेगा, तो बेचारे क्या करेंगे? काम पर वापस चले जाएंगे। और ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है और जॉब प्रोवाइडर्स की संख्या कम है, तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है, this is again forcing the people to go on work before completing or before achieving the goal for which they had started a strike or they had put a question on the organization। आगे समझ में? नेक्स्ट आ जाते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो एक इंक्रीजिंग प्रपोर्शन आपको इनफॉर्मल जॉब्स का देखने के लिए मिल रहा है, मतलब कि एक लार्जर सेगमेंट है वर्कफोर्स का, जिसके वजह से यहाँ पर जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस हैं उन तक हमारी एक्सेस नहीं हो पा रही है और जो बेनिफिट्स है कलेक्टिव बार्गेनिंग के वो भी हमें नहीं मिल रहे। नेक्स्ट आता है बार्गेनिंग प्रोसेस। तो प्रिपरेशन से सेटलमेंट की तरफ आने लग गए अब हम। तो बार्गेनिंग प्रोसेस में एक स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस बनता है। कैसा बनता है? सबसे पहले तो यहाँ पर हमें प्रिपरेशन करनी है, तो ये सबसे क्रिटिकल फेज है जो कि आपका बहुत पहले नेगोशिएशन से आ जाता है। तो सबसे पहले हमारे यूनियन के लिए और बेटर से वर्कर्स के लिए हम क्या करेंगे? एक चार्टर ऑफ डिमांड्स तैयार करेंगे। तो यूनियन कंसल्ट करती है मेंबर्स से मीटिंग्स और सर्वेस के थ्रू, ठीक है, कि भाई क्या क्या किसकी प्रायोरिटीज हैं, और एक फीडबैक यहाँ पर कंसोलिडेट करती है इनटू अ फॉर्मल रिटन आपका चार्टर ऑफ डिमांड, जिसको हम सबमिट कर देंगे टू द मैनेजमेंट। देखो थोड़ा सा समझाती हूँ मैं। एग्जाम्पल गांधी जी का ले लेते हैं, आपका इंडियन पॉलिटी का भी तैयारी हो जाएगा, है ना। तो इंडिगो वर्कर्स, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, राइट, और इसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह, 3 चीजें हुई थी। अब ये तीनों चीजों के टाइम पर हमने एक चीज देखी कि गांधी जी क्या करते थे। गांधी जी यहाँ पर खुद जाते थे और अपने टीम मेंबर्स को ले जाते थे, या फिर उनके फॉलोअर्स बोल लेंगे उस टाइम के हिसाब से, उनको लेकर जाकर सबसे पहले तो वहां के लोगों से उनकी प्रॉब्लम्स पूछते थे कि बताओ मुझे तुम्हारी दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं। अकॉर्डिंगली उन प्रॉब्लम्स के हिसाब से सर्वेस कंडक्ट करते थे। सर्वे कंडक्ट करने के बाद में पेटिशन डालते थे, ठीक है। सेम इन्होंने अहमदाबाद में किया था, और खेड़ा में ये प्रेजेंट नहीं थे उस टाइम पर क्योंकि अहमदाबाद स्ट्राइक कर रहे थे। तो खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहाँ पर सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल जो है हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया, इनको बोला कि आप जाओ और आप जाकर कर आओ सर्वे। तो ये अपनी 3-4 मेंबर्स के साथ गए टीम के। तो यहाँ पर सबसे पहले ना सर्वे तैयार किया जाता है और सर्वे के अलावा डिमांड्स देखी जाती है कि भाई वर्कर्स की क्या डिमांड्स हैं। तो इनकी प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई कर एक फॉर्मल रिटर्न
चार्टर ऑफ डिमांड हमने बनाया जिसको हमने मैनेजमेंट के पास भेजा। फिर हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे। तो यूनियन यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा को कलेक्ट करती है और जस्टिफाई करेगी इसकी डिमांड्स को, ठीक है। फिर क्या होता है, उसके बाद में जैसा मैंने बताया ना, इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा आप सर्वेस के थ्रू कर रहे हो, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग कर रहे हो। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यहाँ पर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग वर्कर ग्रुप्स होते हैं, जैसे स्किल्ड और अनस्किल्ड। उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स आ रहे हैं तो उनको भी रिजॉल्व किया जाता है ताकि एक यूनाइटेड फ्रंट लेकर आ पाए। अब मैनेजमेंट यहाँ पर ये जो चार्टर ऑफ डिमांड दिया गया, इसको अच्छे से पढ़ती है, पढ़ने के बाद में इसके ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करती है और जो डिमांड्स हैं इनको कैटेगराइज करती है कि भाई कौन सी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं पूरी, कौन सी पार्शियली एक्सेप्ट कर सकते हैं और किसको हम रिजेक्ट करेंगे। फिर मैनेजमेंट यहाँ पर एक्सटेंसिव डेटा लेती है, प्रोडक्शन कॉस्ट, एब्सेंट कौन कितना रहा, मार्केट कंडीशंस क्या है, इंडस्ट्री के बेंचमार्क्स क्या है। फिर टीम बनाई जाती है, एक नेगोशिएशन टीम, जिसमें कि आपके ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स के लोग रहेंगे। देन यहाँ पर क्या होगा, मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करेगी कि क्या बेस्ट ऑल्टरनेटिव है टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, और गॉज करेगी कि किस एक्सटेंड तक यूनियन यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर लेगी। साथ में यहाँ पर कोई हिडन एजेंडा है अगर यूनियन का, तो वो भी पता करने की कोशिश करेगी। और अगर अनएथिकल प्रैक्टिस ऑफ कॉर्पोरेशन की यूनियन मेंबर्स को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है इनसाइड इंफॉर्मेशन के लिए, तो उसको भी ये यूज कर लेते हैं, ठीक है। कि भाई ऐसा होता है ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो विभीषण तो कहीं ना कहीं हर जगह प्रेजेंट है ही, तो इन ट्रेड यूनियंस में भी आपको मिल जाएंगे। बट ये वाले विभीषण राम का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। चलो आगे नहीं बोलूंगी। फेज 2 नेगोशिएशन। तो ये हार्ट ऑफ द प्रोसेस है, जिसमें मीटिंग्स हो रही हैं ताकि हम एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल मिडिल ग्राउंड को फाइंड कर पाए। तो नेगोशिएशन टैक्टिक्स हम यूज करते हैं, इंडियन कंटेक्स्ट में रिलेशनशिप बिल्डिंग की जाती है। हम एम्फेसाइज करेंगे कि हम यहाँ पर पर्सनल ट्रस्ट को बिल्ड करें बिना पहले कि हम कंटेंशियस इश्यूज को डिस्कस करें। ऐसा नहीं कि हम आ गए, हाँ भाई बताओ क्या दिक्कत है तुम्हारी, क्या हो गया, क्यों यूनियन स्ट्राइक कर रखी है, हाँ देखा तुम्हारा सारा डेटा देखा, ये नहीं। क्या करेंगे, हाँ जी कैसे हैं आप, अच्छा आपको ये सारे प्रॉब्लम सारे थे वो सॉल्व हो गए, अच्छा वर्किंग कंडीशंस वगैरह सब सही है, अच्छा लग रहा है काम कर कर, ठीक है, अच्छा हाँ 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 आप बताइए आप कैसे हैं। आपस में दोनों जो हैं वो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि एक तो सबसे पहले हमने पर्सनल ट्रस्ट बनाया, फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात हुई कि भाई हम ये चाहते हैं कि दोनों यहाँ पर ग्रो करें, ऐसा नहीं है कि एक यहाँ पर सप्रेस हो जाए और एक जो है वो ग्रो करता चला जाए। फिर इम्पोर्टेंस होती है फेस की, तो डिसएग्रीमेंट जो है वो रिस्पेक्टफुली हैंडल की जाती हैं और इनडायरेक्टली यहाँ पर हम अवॉइड करते हैं कि कोई भी काउंटर पार्ट ऐसा ना हो कि फेस लूज करने की चीजें ट्राई करे, ठीक है। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, अगर यहाँ पर हमें लग रहा है कि प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है तो कोई गवर्नमेंट अपॉइंटेड कंसिलेशन ऑफिसर आ जाएंगे जो कि यहाँ पर न्यूट्रल है, दोनों की बात सुनेंगे और मीडिएट कर लेंगे, ठीक। चलो तीसरा फेज कौन सा है, एग्रीमेंट करना और कॉन्ट्रैक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन। आपस में यहाँ पर जो भी झगड़े थे वो सब खत्म हो गए, अब दोनों यहाँ पर दोस्त बन गए। दोस्त बन गए तो यहाँ पर हैंडशेक होने के बाद में एक एग्रीमेंट भी तो बनेगी। अब वो जो एग्रीमेंट बन रही है उसमें हम सक्सेसफुल नेगोशिएशन को एक फॉर्मली लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो नेगोशिएटिंग टीम्स हैं वो एक टेंटेटिव एग्रीमेंट बनाएंगे। टेंटेटिव ये अभी एक ड्राफ्ट की तरह है जिसको हम बाद में रेटिफाई कर लेंगे, तो मेजॉरिटी वोट के यहाँ पर इसको अकॉर्डिंगली रेटिफाई किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। फिर इसको इंडियन लॉज के अंडर हमें फॉर्मलाइज करना है, तो लीगल स्टेटस इस एग्रीमेंट का जरूरी है। तो बाईपार्टाइट एग्रीमेंट है, सेक्शन 18(1) इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का। ये क्या बोलते हैं कि भाई हम अब यहाँ पर एम्प्लॉयर और यूनियन के बीच में डायरेक्टली जाएंगे और एक लीगली बाइंडिंग दोनों ही पार्टीज के ऊपर ऐसी एग्रीमेंट बनाएंगे जो दोनों ही पार्टीज के ऊपर यहाँ पर अग्री की जाएगी। तो ट्रेड यूनियन अपने साइन कर देंगे और एम्प्लॉयर अपने साइन कर देंगे। सेटलमेंट अगर ट्राईपार्टाइट हुई है तो ऐसी सिचुएशन में हम किसी एग्रीमेंट पर कॉन्सिलेशन के टाइम पर पहुंचे हैं, ठीक है, प्रोसीडिंग्स हुई हैं जिसमें कंसिलेशन ऑफिसर आए, तब इन्होंने इन दोनों से बात की,
ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इसके बाद में यहाँ पर ये ज्यादा पावरफुल हो जाती है, लीगली बाइंडिंग होगी करंट और फ्यूचर वर्कर सभी के ऊपर स्टैब्लिशमेंट में, रिगार्डलेस की यूनियन की मेंबरशिप उनके पास है या नहीं है। कंसेंट अवार्ड, तो एक एग्रीमेंट यहाँ पर पहुंची जिसमें कि एक डिस्प्यूट जो है वो हमारा लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास में था, तो ऐसे में भी हमारे पास में एक एग्रीमेंट हो सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करते हैं, जब एग्रीमेंट हमारी हो गई तो दोनों ही साइड्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को एडमिनिस्टर करेंगी, मेक श्योर करेंगी कि सभी एम्प्लॉयज टर्म्स को और कंडीशंस को जानते हैं, और एक फॉर्मल ग्रीवांस प्रोसीजर यहाँ पर आउटलाइन किया गया है सीबीए में कि अगर डिस्प्यूट्स आ रही हैं इसके इंटरप्रिटेशन में तो उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। अब एक लाइन का मतलब किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ हो सकता है, या फिर एम्प्लॉयर ने चालाकी से उस लाइन को इस तरह से लिखवाया कि उसकी इंटरप्रिटेशन गलत हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक मेथड दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब क्या क्या टाइप्स हैं और लेवल्स हैं बार्गेनिंग की। तो ये कोई मोनोलिथिक कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर अलग अलग फॉर्म्स हैं इसकी और अलग अलग लेवल्स पर ये काम करता है। तो सबसे पहले टाइप्स एंड अप्रोचेस में हमारे पास पहला आता है डिस्ट्रीब्यूटिंग बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में क्या है, एक पार्टी यहाँ पर जीतेगी और दूसरी लूज कर जाएगी, तो इसको हम कंजेक्टिव बार्गेनिंग भी कहेंगे, या फिर कॉम्पिटिटिव, जैसा ये इमोजी यहाँ पर आपको दिखा रही है कि फिक्स्ड पाई है या जीरो सम प्रोसेस है, जिसमें कि पार्टीज जो हैं वो यहाँ पर एक लिमिटेड रिसोर्स जैसे कि पैसा जो है उसको डिवाइड कर रही हैं। तो एक पार्टी का गेन होगा और दूसरी का लॉस होगा। ये काफी एडवर्सरियल नेचर में है यहाँ पर, मतलब एडवर्सरी है एक दूसरे के, यहाँ अनफेवरेबल है, किसी के लिए फेवरेबल है और किसी के लिए अनफेवरेबल है। जैसे बेसिक वेज नेगोशिएशन, तो एम्प्लॉयर की जेब से पैसा जाएगा, उसे तो अच्छा लगेगा नहीं। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, जिसमें कि विन विन सिचुएशन आ रही है, तो यहाँ पर कोऑपरेटिव और इंटरेस्ट बेस्ड बार्गेनिंग होगी, जिसमें कोलैबोरेटिव अप्रोच है। दोनों यहाँ पर क्या कोशिश करते हैं कि एक्सपेंड करें पाई को। यहाँ तो फिक्स्ड पाई है कि भाई इतना हिस्सा इसके पास चला गया, यहाँ पर हमने इसको एक्सपेंड किया, एक नई वैल्यू यहाँ पर क्रिएट की जो दोनों ही पार्टीज को के इंटरेस्ट को ध्यान में रख रही है। तो ओपन कम्युनिकेशन और ट्रस्ट होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इंट्रोडक्शन किया किसी न्यू टेक्नोलॉजी का जहां पर यूनियन को फ्लेक्सिबल वर्क रूल्स मिल गए करने के लिए और कोई भी रिट्रेंचमेंट यहाँ पर नहीं होगी, इस बात की गारंटी दी जाती है, और एक शेयर दिया गया प्रोडक्टिविटी गेन्स में। ठीक है, कि यहाँ पर जब नई टेक्नोलॉजी हम लेकर आ रहे हैं तो हम आपको जॉब से नहीं निकालेंगे, रेदर ये हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स बनाकर देगी, और वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स बनाकर देगी उससे आपके वेजेस भी बढ़ेंगे, साथ में आपका जो काम है वो कम हो जाएगा और आपको हम दूसरी जगह काम पर लगा देंगे, तो दोनों के लिए फायदेमंद है। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, तो एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग का, जहाँ पर इम्प्रूवमेंट जो है वो हमारी कंपनसेशन में डायरेक्टली लिंक्ड है कि किस तरीके से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लोग खुश हो गए, काम ज्यादा करने लग गए, बोले अरे अप्रेजल इतना हमने तो सोचा भी नहीं था, हर साल तो ये 5% का 2% का अप्रेजल कर रहे थे, इस बार सीधे 10% पर पहुंच गए या 25% पर पहुंच गए, तो ये ऑर्गेनाइजेशन तो मेरे फेवर में काम कर रही है, मैं भी इसके लिए कुछ कर दूंगा। तो एक क्विड प्रो को यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। मैनेजमेंट जो है वो यूनियन का कंसेंट ले लेगी कि आप अपनी एफिशिएंसी को एनहांस करोगे, चेंजेस लेकर आओगे, और इन रिटर्न वर्कर्स को टेंजिबल बेनिफिट्स मिलेंगे। टेंजिबल बेनिफिट, टेंजिबल का मतलब होता है किसी को आप छू सकते हो, तो टेंजिबल बेनिफिट्स का सीधा सा मतलब है कि उनको ये फायदे दिखेंगे, ऐसा नहीं कि नाम के फायदे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग। एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग में आप क्या देखोगे, यहाँ पर एक प्रोसेस है जिसमें कि जो एटीट्यूड है, ठीक है, और बिलीव्स हैं पार्टीज के एक दूसरे की तरफ, वो एक एनवायरनमेंट लेकर आ रहे हैं म्यूचुअल ट्रस्ट का और रिस्पेक्ट का। हमारे ओनर ने हमारा बहुत ध्यान रखा है, हम भी इनके लिए काम करेंगे। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हर साल हम देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसे ओनर वगैरह होते हैं जो कि अपने वर्कर्स के बच्चों की शादी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, उनकी शादी करवा रहे होते हैं, है ना, और ये हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पर वो वर्कर्स खुश हो जाते हैं। ऑफ कोर्स शादी इंडिया में इतनी बड़ी चीज मानी जाती है, तो हम क्या देखते हैं कि वो जो यहाँ पर वर्कर्स हैं वो एक फेथ, एक ट्रस्ट रख रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ कोऑपरेट करना चाह रहे हैं, और यहाँ पर जो हमारे ओनर थे
जो मालिक थे उस कंपनी के या इंडस्ट्री के, उनको भी कहीं ना कहीं आप देखो कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे वो चीजों के साथ में। तो यहाँ पर हम विन विन माइंडसेट के साथ जा रहे हैं फ्रॉम अ विन लूज माइंडसेट। गुड फेथ बार्गेनिंग एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है जहां पर दोनों ही पार्टीज नेगोशिएशन में एंटर करेंगे एक जेन्युइन इंटेंट के साथ में कि एक एग्रीमेंट पर हमें पहुंचना है। अब अगर वायलेशन किया जाएगा तो सरफेस बार्गेनिंग देखी जाएगी कि यहाँ पर कोई भी इंटेंट नहीं है इनकी कि ये अग्री करें या फिर रिफ्यूज कर देंगे कि हम नेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो एक फाउंडेशनल प्रोसेस है जहां पर कि दोनों ही जेन्यूनली एक दूसरे के साथ में एक एग्रीमेंट पर पहुंचकर काम शुरू करना चाहते हैं। और यहाँ पर वायलेशंस अगर की जा रही हैं, जैसे कि सरफेस बार्गेनिंग हो रही है कि हम अग्री ही नहीं करना चाहते, इंटेंशन ही नहीं है, तो यहाँ पर या फिर रिफ्यूज कर दिया कि हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, वो भी गलत हो जाएगा। ये तो हो गए टाइप्स ऑफ बार्गेनिंग। ठीक है, अब आते हैं हम अपने लेवल्स ऑफ बार्गेनिंग एंड ट्रेंड्स इन इंडिया के ऊपर। तो प्लांट यूनिट लेवल, यहाँ पर आप क्या देखेंगे, सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म है जिसमें कि नेगोशिएशंस जो है वो एक सिंगल प्लांट से आपके शुरू हो रहे हैं। तो 1956 में एक एग्रीमेंट होती है टिस्को और टाटा वर्कर्स यूनियन के बीच में, जो कि यहाँ पर एक पायनियरिंग यूनिट लेवल एग्रीमेंट थी। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि इस सिचुएशन में हुआ क्या था, तो देखो हुआ क्या था। एक ना यहाँ पर एग्रीमेंट साइन हुई थी जिसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है वर्किंग क्लास के लिए। ठीक है, तो एक यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक 3 टियर सिस्टम बनाया गया कि अब हमारा पार्टिसिपेटिव तो मैनेजमेंट होगा। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट क्या होता है कि एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स सभी लोग यहाँ पर मैनेजर्स सब लोग मिलकर काम करते हैं और कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक जॉइंट डिपार्टमेंट काउंसिल बनाई गई, जॉइंट वर्कर्स कमेटी बनाई गई और टॉप लेवल जॉइंट कंसल्टेटिव काउंसिल बनाई गई, जिससे कि एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस हमारे किस तरह से सेट होंगे वो प्रॉपर यहाँ पर डिफाइन किया गया। म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुई कि भाई कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉयर की हैं, कुछ वर्कर की भी हैं, और यहाँ पर वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, वेलफेयर के लिए काम करना है, वेजेस यहाँ पर हमें बढ़ाने हैं, तो कोलैबोरेशन करना होगा आपस में। ठीक है, तो एक फॉर्मलाइज्ड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट हमें देखने के लिए मिला, इंडस्ट्रियल रिलेशंस इंप्रूव हुए, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर देखने के लिए मिली, कोलैबोरेशन देखने के लिए मिला। तो इससे एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आ गई थी। ठीक है, साथ में स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखने के लिए मिली, लीडरशिप यहाँ पर हमें देखने के लिए मिली। तो ये जो एग्रीमेंट थी ये माइकल जॉन ने यहाँ पर साइन करवाई थी, उनकी लीडरशिप में हुई थी, और कुछ प्रिंसिपल फाउंडेशंस थे जो कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशंस को डिफाइन करते हुए आ रहे हैं। तो 100 साल इसके कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, और हमने देखा था कि पूरा का पूरा यहाँ पर एक ट्रेड यूनियनिज्म का कहीं ना कहीं आपको एक फेथ देखने के लिए लोगों में मिला था। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं एंटरप्राइज लेवल पर। तो नेगोशिएशंस क्या कर रही हैं, सभी प्लांट्स को और यूनिट्स को कवर कर रही हैं एक सिंगल कंपनी में। इंडस्ट्री सेक्टोरियल लेवल पर अगर हम बात करें तो ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है। एक एम्प्लॉयर का फेडरेशन यहाँ पर, जैसे इंडियन बैंक एसोसिएशन एक यूनियन फेडरेशन के साथ नेगोशिएशन करता है ताकि स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशंस बना पाए अक्रॉस द सेक्टर। अब जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि 5 डेज वीक की बात हो रही थी बैंक्स में कि आप सैटरडे संडे ऑफ दो। तो इसके लिए अब ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर बड़े बैंक की बात हो रही हो, फॉर एग्जांपल सिर्फ एसबीआई की बात हो रही है या सिर्फ पीएनबी की, सारे बैंक्स की बात हो रही थी। तो ये क्यों हो रही थी, क्योंकि इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए जिसे हम बोलते हैं, ये यहाँ पर बात कर रहा था, और किससे कर रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, उनके सेक्रेटरी से। ठीक है, देन आता है नेशनल लेवल पर, तो ये ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है। ट्राइपार्टाइट यहाँ पर है, आप देखेंगे गवर्नमेंट, नेशनल एम्प्लॉयर बॉडीज, सेंट्रल यूनियंस। ठीक है, ये लोग मिलकर इसे बना रहे हैं गवर्नमेंट कंट्रोल्ड सेक्टर्स में, जैसे कि बैंकिंग, स्टील, ये सब में आपको ये मिल जाता है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमी लेवल। इकोनॉमी लेवल में क्या होगा, एक एक्सटेंशन हमें देखने के लिए मिल रहा है ऑफ नेशनल लेवल बार्गेनिंग, जहां पर नेगोशिएशन यूनियन कन्फेडरेशन, सेंट्रल एम्प्लॉयर एसोसिएशन और गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स को सर्व कर रहा है कि किस तरह से देश की इकोनॉमी को आगे लेकर जाना है। तो कौन कौन से लेवल्स हैं, एक हो गया कि एक सिंपल प्लांट है, यहाँ पर सिंगल प्लांट में ही हमने डिसाइड किया कि हमें काम करना है, राइट, कि भाई एक यूनिट है, टिस्को जैसे हो गई। एंटरप्राइज में अलग अलग यूनिट्स हैं, पूरा टाटा ग्रुप ले लो फॉर एन एग्जांपल।
फिर इंडस्ट्रियल सेक्टोरल लेवल पर है तो पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई या पूरी स्टील सेक्टर इंडस्ट्री हो गई। नेशनल लेवल पूरे कंट्री का ही पूरा इन्वॉल्व कर लिया हमने। और इकोनॉमी लेवल की यहाँ पर हम अपनी इकोनॉमी से रिलेटेड, उसकी ग्रोथ से रिलेटेड बात कर रहे हैं। देन आता है डिसीजिव ट्रेंड। अगर हम इंडिया में बात करें, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का एक सिंपल मतलब होता है कि जो पावर्स हैं वो अब यहाँ पर अलग अलग लोगों के हाथ में आ रही हैं, किसी एक पॉइंट पर सेंट्रलाइज नहीं है, राइट। तो यहाँ पर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जब हुआ तो हमने देखा कि एक सस्टेन्ड और डिसीजिव शिफ्ट आया कि अब कलेक्टिव बार्गेनिंग में भी डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। तो हम अब इंडस्ट्री लेवल से प्लांट लेवल या फिर एंटरप्राइज लेवल की तरफ जा रहे थे, जिसकी वजह से फर्म स्पेसिफिक प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग का हमें राइज देखने के लिए मिला। और ये कभी हमारी जितनी भी कंपनीज हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि वो कॉम्पिटिटिव रहे मार्केट इकोनॉमी में। तो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज जो है इंडिया के कलेक्टिव बार्गेनिंग लैंडस्केप में, वो सबसे बड़ा यही था कि अब हम 1991 के बाद में जब यहाँ पर आपका लिबरलाइजेशन हुआ तो हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ आ गए। पहले पूरी एक इंडस्ट्री के लिए रूल्स बन रहे थे, एग्रीमेंट्स हो रही थी, अब ये प्लांट स्पेसिफिक या एंटरप्राइज लेवल पर होने लग गई। नेक्स्ट आता है सेकंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर। तो इन्होंने कुछ की रिकमेंडेशंस दी, वो क्या थी? तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर बोला कि हमें कलेक्टिव बार्गेनिंग को स्ट्रेंथन करना है। तो हमारे सभी वर्कर्स को इंश्योर करना है कि राइट टू ऑर्गेनाइज एंड राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग वो प्रोवाइड करें। तो ट्रेड यूनियंस यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग में जा रहे थे, जो कि ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड था किसी भी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के लिए। एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉ जो है उसमें प्रोविजंस थे कलेक्टिव बार्गेनिंग के, एक वाइड रेंज ऑफ इश्यूज हम कवर कर रहे थे, जैसे वेजेस, बेनिफिट्स, पॉलिसीज एक्सेट्रा। डिमांड्स यहाँ पर बोनसेस की जो है वो स्टैट्यूटरी मिनिमम से हमारी जो है बियॉन्ड जाने लग गई कि भाई ऐसा नहीं है कि लीगली हमें अगर बोला गया है कि 250 रुपए जो है वो मिनिमम यहाँ पर वेजेस आपको देने हैं तो हम 250 रुपए ही दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखें और कॉस्ट ऑफ लिविंग को ध्यान में रखें, ये समझें कि एक वर्कर जो है उनकी फैमिली भी उन पर डिपेंडेंट है, तो अकॉर्डिंगली हम उनको वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारी बोली गई, ठीक है, याद कर लो एक बार। तो राइट टू ऑर्गेनाइज एंड राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग दी जानी चाहिए। यहाँ बोला गया कि यहाँ पर ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड हमारी ट्रेड यूनियंस जो हैं किसी भी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। इंडस्ट्रियल लॉज जो हैं उनमें प्रोविजंस होने चाहिए कि किस तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग की जा सकती है हमारी वेजेस, बेनिफिट्स, पॉलिसीज के ऊपर, ठीक है। इसी के साथ में आपका कलेक्टिव यूनियन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं? आपको कुछ और चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर हम यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओए एंड एपीएफसी के कोर्स की, तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ में पढ़ना तो हम आपको पीडीएफ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के, सभी सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर्ड मिलेंगे पॉइंट फॉर्म में, और बहुत अच्छे से जितना एग्जाम में आता है उतना ही रेलेवेंट डेटा आपको मिलेगा। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज डिटेल्ड नोट्स, डाउनलोडेबल प्रिंटेबल समरी शीट्स, 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 1500 एमसीक्यूज जिसमें कि आपके पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे, ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। आपका पेपर जो है वो हमारे स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी सिलेबस। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो आपको क्या करना है, rpaacademy.co.in पर जाकर यहाँ पर इस कोर्स को परचेज करना है या फिर आरपीए एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना, साथ में वीडियो को लाइक करना। चलिए अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।